Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today I am going to continue my chapter The French Revolution Part 2. अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने देखा था कि पीपल्स के सामने क्या क्या परेशानी थी, स्पेशली द पुअर पीपल्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। उसके बाद हमने ये देखा था कि आखिर इन पीपल को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन आया था। सपोर्ट हो गया, पीपल की परेशानी हो गई, तो इसका मतलब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन भी होगा। लेकिन इस टॉपिक में आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में जनता विद्रोह करेगी। अभी देखते कैसे करती है। उससे पहले वजह क्या बनी, एक और वजह बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि लुइस 16 वांट टू इंक्रीज द टैक्स टू मीट हिज एक्सपेंस, लेकिन यहां एक परेशानी थी। लुइस 16 अकेले टैक्स को नहीं बढ़ा सकता था। इसके बजाय उसे मीटिंग बुलानी पड़ती थी तीनों स्टेट के पीपुल्स की। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स, और इनकी मीटिंग होने के बाद ही टैक्स पड़ सकता था। हाँ, लेकिन किंग के पास एक रूल था, एक पावर थी कि वो जब चाहे तब इस मीटिंग को बुला सकता था। लेकिन आपको इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि इससे पहले 1614 में ये मीटिंग बुलाई गई थी और अब 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई जा रही थी। मीटिंग में भी आने के कुछ नियम थे। नियम बहुत है इस चैप्टर में। वो क्या नियम था? अब जैसे मीटिंग में बहुत सारे पीपल आएंगे। कैसे? 3 एस्टेट्स थे। फर्स्ट एस्टेट के 300 पीपल्स, सेकेंड एस्टेट के भी 300, लेकिन थर्ड एस्टेट के 600 पीपल्स आएंगे। और इतने सारे लोगों को मिलाकर यहां पर एस्टेट जनरल्स कहा जाता था। और इनके लिए एक बड़ी सी वर्सलीज में जगह तैयार करी जा रही थी ताकि यहां पे डेलीगेट्स आके मीटिंग कर सके, आके मीटिंग हो सके। वर्सलीज में एक महल तैयार किया था इसके लिए। मीटिंग हुई। मीटिंग में जब ये लोग पहुंचे तो देखो यहां पर भी भेदभाव था। फर्स्ट एस्टेट के पीपुल्स को इस तरीके से बैठाया गया, सेकेंड एस्टेट के लोगों को उनके सामने बैठाया गया इस तरीके से। फर्स्ट एस्टेट यहां, सेकेंड एस्टेट यहां। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के पीपुल्स थे उन्हें उनकी चारों तरफ खड़ा होने के लिए कहा गया। इतनी बेइज्जती काफी नहीं थी। लेकिन यहां पर भी एक नियम था। थर्ड एस्टेट के केवल वही लोग आ सकते हैं, मतलब कौन कौन नहीं आ सकता था? पीजेंट्स, पुअर्स और विमेन नहीं आ सकती थी उस मीटिंग्स में। बताओ, यहां पर भी एक नियम था ये। और इस बार जब थर्ड एस्टेट के पीपल आए ना, जो भी आए, वो खाली हाथ नहीं आए थे, बल्कि वो अपने साथ 40,000 लेटर्स लेकर आए थे जिसमें उनकी परेशानियां थी। इस मीटिंग में एक नियम और था। नियम पे नियम आ रहे हैं यहां पर। नियम यह था कि फर्स्ट एस्टेट पूरा मिलकर एक वोट देगा, सेकेंड एस्टेट पूरा मिलकर एक वोट देगी, और थर्ड एस्टेट ही पूरा मिलकर केवल एक ही वोट देगा। अब जरा सोचिए, मीटिंग इसके लिए थी, टैक्स बढ़ाने के लिए। और जब टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग थी तो फर्स्ट एस्टेट टैक्स नहीं देता है, सेकेंड एस्टेट टैक्स नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली टैक्स तो खुद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को एतराज होगा ही नहीं। तो थर्ड एस्टेट के पीपल्स ने इस बार विद्रोह कर दिया। वो चाहते थे कि इस बार न्यू टाइप ऑफ इलेक्शंस हो, इस बार असेंबली एज अ होल हो, या समझ लीजिए कि सब वोट डालेंगे। लेकिन किंग नहीं माना। किंग ओल्ड रीजन के हिसाब से चलना चाहता था, जो पुरानी परंपराएं चल रही थी उन्हीं हिसाब से चलना चाहता था। इस वजह से ये थर्ड एस्टेट के पीपल गुस्सा हो गए और ये असेंबली छोड़कर चले गए विदाउट इंक्रीजिंग, मतलब विदाउट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। नहीं निकल पाया था, उससे पहले ही मीटिंग छोड़कर चले गए। अब जब ये मीटिंग छोड़कर चले गए
तो उसके बाद इन्होंने 20 मई को एक मीटिंग करी। अब जरा समझना कि थर्ड एस्टेट के लोग जो है नाराज हो गए हैं, लेकिन मीटिंग 20 जून को करी थी। 20 जून को इन्होंने क्या किया, एक टेनिस कोर्ट में मिले वर्सिटीज में, ये 600 पीपल्स, और उन्होंने उस दिन घोषणा कर दी, कहा कि अब हम स्पोकमैन कहलाएंगे फ्रांस के। स्पोकमैन वो पर्सन होते हैं जो जनता की समस्याओं को बड़े लोगों के सामने रखता है। अब हम वो कहलाएंगे, और ये हम लोगों का कर्तव्य है कि अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, फ्रांस का राजा की पावर को लिमिट करेंगे, और जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक हम अलग नहीं होंगे। ये थर्ड एस्टेट के उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना नियम बनाया, मतलब दे वांट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस इन विच दे वांट टू रिड्यूस द पावर या लिमिट द पावर ऑफ द किंग। और इन्होंने अपने आप को एक नाम दिया, नेशनल असेंबली। और पता है, इनका साथ देने के लिए केवल थर्ड एस्टेट के लोग नहीं थे, बल्कि वो पीपल भी साथ थे इनके जो ये मानते थे कि वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है, वो भी साथ थे इनके, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग। ऐसे ही आपके दो नाम दिए होंगे, मीराबियो एंड एबीसीज। मीराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, कोई जरूरत नहीं थी उसके पास पैसों की, मतलब बहुत पैसा था उसके पास, बट स्टिल ही बिलीव्ड कि गलत हो रहा है इनके साथ। पावरफुल स्पीकर था, इसीलिए इसने पावरफुल स्पीचेस से लोगों को मोटिवेट किया। तो वहीं अभी सीरीज जो था वो एक क्लर्गी था, फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता था, और इसीलिए इसने एक बहुत ही प्रभावशाली पैम्पलेट लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड एस्टेट। हालांकि आपके बुक में मेंशन नहीं है कि उसमें क्या क्या लिखा था। अब इसके बाद देश में स्थिति खराब चल रही थी। क्या स्थिति खराब थी? एक तरफ तो नेशनल असेंबली बिजी हो गई अपने देश का संविधान बनाने में, और देश में भयानक ठंड पड़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों की फसलें खराब हो गई। फसलें खराब हो गई तो देश में खाने की कमी हो गई। जब खाने की कमी हो गई तो चीजें जो खाने की थी उसकी प्राइस बढ़ गई, और जो लोग ब्रेड बेचते थे उन्होंने उसे होल्ड करना शुरू कर दिया, रोक के रखना शुरू कर दिया, बेच नहीं थे कि प्राइस अभी और बढ़े और बढ़े और बढ़े। विमेन जो थी यहां पर लाइन लगाती थी बेकरी के सामने कि उन्हें ब्रेड मिल जाए। एक दिन दिमाग खराब हो गया, भूखे पेट आखिर कब तक खड़े रहेंगे, तोड़फोड़ मचा दी, लूट ली बेकरी। उसी समय इत्तेफाकन समझ लो कि राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि आप पेरिस चले जाओ, और पेरिस चले आओ, और उसी समय किसी ने अफवाह उड़ा दी, रीमर, कि जनता ने अपनी आर्मी से राजा ने अपनी आर्मी से कह दिया है कि जनता को शूट आउट कर दो। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये वही की बात है, किसी ने रीमर उड़ाई थी 14 जुलाई को। जनता भड़क गई, और फिर उसका रिजल्ट आपको पता है, बेस्टाइल प्रिजन को तबाह कर दिया था। और बेस्टाइल प्रिजन को तबाह करने के बाद मालूम उन्होंने क्या किया था, उस बेस्टाइल प्रिजन की जो रिमेनिंग्स थी ना, उसे मार्केट में लाके बेचा था कि ले जाइए, लास्ट निशानी है ये उस प्रिजन की। इतना ही नहीं, एक अफवाह और उड़ी, ये अफवाह आजकल बहुत उड़ती हैं, पता नहीं कौन होता है उड़ाने वाला। एक र्यूमर और उड़ी थी, जो बची हुई फसलें थी ना वहां पर, एक अफवाह उड़ गई कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर किया है, मतलब एक तरीके से लुटेरों के ग्रुप को, कि पकी हुई फसलों में आग लगा दो। जनता कहां रुक पाती इस चीज को लेकर। जब उन्हें पता चला ना कि ऐसी बात है, मतलब एक तरीके से अफवाही थी, तो जो भी उनके पास वेपन्स थे, इवन द फॉक विच वी यूज्ड टू ईट, वो तक ले आए, नाइफ वगैरह जो भी रखा था सब निकाल लाए, तोड़फोड़ मचा दी। चेटिक्स जो होते हैं, एक तरीके से समझ लो कि हर स्टेट में राजा ने अपने अपने छोटे छोटे होटल्स बना रखे थे, या फिर अपने रहने के लिए जगह बना रखी थी, सब लूट लिया, गोदामों को लूट लिया, जो भी उसमें रखा था सब आपस में बांट लिया। मैनुअल ड्यूज थे जो लेके आते थे किस पे कितना उधार है, सब में आग लगा दी। जनता भड़क गई, और जनता जब भड़की तो राजा ने सोचा कि मेरी जनता मेरे खिलाफ विद्रोह कर रही है, ये तो गलत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए राजा ने कहा कि थर्ड असेंबली, चलो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी पावर को लिमिट करता हूं। और इसी वजह से 4 अगस्त 1789 को मध्य रात्रि मिडनाइट पर एक लॉ पास हुआ कि सारे प्रिविलेज छीन लिए गए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से, सारे प्रिविलेजेस।
टेली स्थिति सब बंद कर दिया गया। चर्चों के पास जो जमीन थी उसे कन्फिस्केटेड कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। और पता है कितना पैसा निकल गया इनके पास से? 2 बिलियन लाइवर्स। और शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था 2 बिलियन लाइवर्स जो थे ना, उतना ही देश पे कर्जा भी था। सारा पैसा यही लोग दबा के बैठे हुए थे। और इस तरीके से नेशनल असेंबली का वजूद सामने आया। अब जब नेशनल असेंबली आ गई है तो उसने एक संविधान बनाया है। चलिए पढ़ते हैं संविधान के बारे में क्या है। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जरा इस टॉपिक को ध्यान से समझना। इसमें वर्ड यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की राजतंत्र, और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जहां पे संविधान भी था। ये वो दौर होता है जहां पे संविधान होगा, संविधान के हिसाब से सारे काम होंगे, लेकिन देश का जो हेड होगा ना वो किंग होगा। और देश का हेड किंग नहीं होकर इलेक्टेड पर्सन होता है ना, तो वो देश बन जाता है रिपब्लिक। याद रखना, रिपब्लिक क्या होता है कि जब देश का हेड इलेक्टेड होता है। जैसे हमारा इंडिया, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, चाहे वो इनडायरेक्टली हो लेकिन इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनता है, इसीलिए हमारे देश क्या है? रिपब्लिक। लेकिन इस समय फ्रांस क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इन 1791 द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द नेशनल असेंबली। बन चुका था संविधान देश का। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द पावर वाज नॉट रिमेन इन वन हैंड, इट विल बी डिवाइडेड एज पर द बुक रिटन बाय द मॉन्टेस्क्यू। पावर को डिवाइड कर दिए गए 3 पार्ट्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को डिवाइड कर दिया गया। ये नहीं चाहते थे पावर किसी एक पर्सन के हाथ में रहे, लेकिन देश का हेड कौन होगा? किंग ही होगा। अब चलिए इनके इलेक्शन प्रोसेस को जरा ध्यान से समझना। देखिए इलेक्शन प्रोसेस में क्या था इनका। सबसे पहले बात यह थी कि यहां पे हर इंसान वोट नहीं दे सकता था। वोट देने के कुछ नियम। सबसे पहले वोट देने के लिए आपको केवल वही वोट दे सकता था जो एक मैन है, पहला पॉइंट। दूसरा, वोट 25 ईयर से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, कम से कम 3 डेज वेजेस लेबर के बराबर टैक्स देना चाहिए उसे। अगर वो एक टैक्स पेयर है तभी वो वोट दे सकता था वहां पर। दैट मीन्स टैक्स वही देता है जो भाई पैसा अच्छा कमाता है। इसका मतलब ये जो नेशनल असेंबली ने बनाया ना कानून, वो पुअर पीपल्स के लिए नहीं था, उनके लिए गवर्नमेंट बेकार थी। तो यहां पर वोट देने में भेदभाव, वुमेन के पास वोट देने का अधिकार नहीं था, विमेन जो थी। और हर एवरी मैन विच आर बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट कास्ट देयर वोट, एंड जो टैक्स नहीं देगा वो भी नहीं। और ऐसे लोगों को यहां पे पैसिव सिटीजन्स कहा जाता था। अब देश में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स होते थे। और उसके बाद जो इलेक्ट होंगे वो नेशनल असेंबली बनाएंगे। जब नेशनल असेंबली बन गई थी तो उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात आई थी राइट्स की, और सच बता दूं ये राइट्स बहुत अच्छे थे, ये सबके लिए थे। एवरीबडी विल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, जैसे आज के अधिकार है ना वैसे ही थे। यहां पे भेदभाव नहीं था, ना मैन के साथ ना विमेन के साथ, कोई भेदभाव नहीं था, सब इक्वल थे। यहां पर सब इक्वल थे। मतलब जैसे आज के अधिकार चलते हैं ना कि कानून की नजर में हर कोई बराबर होगा, तो यहां पर भी था। यहां पर आपके पास सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि जो किसी को नुकसान पहुंचाए। ये सारे अधिकार थे यहां पर, और ये सारे अधिकार इनएलिनेबल थे, बदले नहीं जा सकते थे, ना चेंज नहीं किया जा सकता था। जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ये सारे अधिकार जो हमें आज मिलते हैं वो उसी समय दे दिए गए थे जनता को। बस एक अधिकार नहीं था, राइट टू वोट का सबके पास। तो इस तरीके से फ्रांस जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। जैसे आप इनके पॉलिटिकल सिंबल्स को देख सकते हैं। पहला पॉलिटिकल सिंबल जो है द ब्रोकन चेन, इसका मतलब होता था कि ब्रोकन चेन, अब आप गुलामी से आजाद हैं, यू आर फ्री फ्रॉम स्लेव। सेकेंड देख सकते हैं द बंडल ऑफ रोड्स और फिशेस। इसमें क्या होता था कि इसका मतलब था बंडल ऑफ रॉड्स। एक रॉड तो आसानी से टूट सकती है, कहानी सुनी भी होगी आपने ये वाली, लेकिन जो एक गट्ठा गट्ठर होता है वो टूटना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। तो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तीसरा था द आई विद इन अ ट्राइंगल, रेडिएटिंग लाइट। ये एक ऐसी आग थी जो सारी तरफ देखती थी, और इसका मतलब होता था नॉलेज। और जो रेज ऑफ द सन होती थी वो
इग्नोरेंस के क्लाउड को दूर भगाती थी, एक तरीके से अज्ञानता के क्लाउड समझ लीजिए आप। फिर आता था एक स्पेक्ट्री, इसका मतलब होता था सिंबल ऑफ द रॉयल पावर, रॉयल पावर की पावर दिखाता था। एक था स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, इसका मतलब था कि इसका ना कोई एंड था ना कोई शुरुआत थी। अ रिंग हैज नीदर बिगनिंग नॉर एंड, इसका मतलब था इटर्निटी। फिर था रेड फैग्रीम कैप, ये कैप वोर बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ये वो कैप थी जो एक गुलाम पहनता था जब वो आजाद हो जाता था। एक था ब्लू व्हाइट रेड, ये क्या था, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस है ये। और इसके बाद था द विंग्ड वुमेन, ये एक लॉ को दिखाया गया था, कानून की, कानून जो है आजाद है। और एक था द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, सबके लिए बराबर होगा। जब हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा तो उसमें दिया हुआ है फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक कंट्री अबॉलिशिंग मोनार्की, तो इसका मतलब इस टॉपिक में राजा हट जाएगा। तो चलिए राजा कैसे हटता है, इसे जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, और नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, तब तक के लिए गुड बाय।